Anyway, ओडिया का देखो, बाहर स्टेट। बाहर गले असुविधा नहीं। हाँ सर। श्वेता, वैसे तुम कहाँ से बिलोंग करती हो? मैम यही उड़ीसा की हो। और फिर कैसे उड़िया में एक्वेंटेड इतना नहीं हो? मैम पापा डिफेंस से थे तो बाहर रहते थे ज्यादा कर इसलिए। ओके, मतलब तुम उड़ीसा से बिलोंग करती हो, मतलब पापा तुम्हारे, मतलब जैसे कि बोलोगे दादाजी चाचा वो सब उड़ीसा में ही है? हाँ ओके, मतलब तुम नेटिव ही यहाँ है या फिर और कहीं पे है गाँव, मतलब जैसे कि यूपी हो, बिहार हो, या फिर नहीं यही पे एमपी? यहीं पे कहाँ से, मतलब उड़ीसा में कौन सा डिस्ट्रिक्ट? झारसुगुड़ा। झारसुगुड़ा, ओके, हाँ, पश्चिम उड़ीसा। अच्छा, और कौन कौन पश्चिम उड़ीसा आओ के आके भी नो है, संबलपुर बलांगीर सेपट आओ के। अच्छा श्वेता, तुम संबलपुरी बोल सकती हो? नहीं मैम। अच्छा, हो स्टार्ट करिबा पिले जो माने नोआ पिला आजी पाई से माने भलसे बुझ टिके हम पुराना पिला कंफर्टेबल हे गलेनी से माने पचारिबे क्वेश्चन, किछि असुविधा नै, तुम मानन को जो डाउट हो पिले पचारो हला। सो फर्स्ट जिंस देखिबा क्लासिफिकेशन कोन काहे की दरकार, why we need classification, what is the necessary of classification, by doing classification what benefits we are getting। तो हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्यों नेसेसरी है क्लासिफिकेशन? अभी देखो, ये बहुत सारे बॉल्स रखे गए हैं, राइट? सो ये जो बहुत सारे बॉल्स रखे गए हैं, इनको अगर बोला जाएगा कि तुम ऐसे ही लेके उनको उठा के काम कुछ करो तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है। बट अगर हम इसको लेके क्लासिफाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू कलर, क्योंकि हम इसको क्लासिफाई कलर को ही लेके कर सकते हैं, क्योंकि बाकी शेप साइज तो एक ही तरह का है। तो एक ही चीज से क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या कैरेक्टर है वो, हम क्या कलर को लेके क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कलर्स को लेके क्लासिफाई करने के बाद मान लो इसको लेके मेल्ट करके कुछ करवाना होगा तो कर पाएंगे हम लोग। बट अगर सारे बॉल्स को एक साथ मेल्ट करवा देते हैं तो बहुत सारा कलर मिक्स्ड हो जाएगा, हमें प्रॉपरली जो कलर का चाहिए वो नहीं मिलेगा हमें। सो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। सो हमने जब ग्रुपिंग करना शुरू किया या फिर क्लासिफाई करना शुरू किया, वो दो चीजों को लेके क्या, आइदर सिमिलर हो सकते हैं या फिर डिसिमिलर हो सकते हैं, राइट? ओके, पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्यों हम क्लासिफिकेशन की जरूरत ही क्या था? तो इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में लिविंग वर्ल्ड में भी यही चीज बोली थी, अगर हम क्लासिफाई नहीं करते हैं तो हमें आगे जाके स्टडी में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए आइडेंटिफाई करना हमारा मेन एम था, राइट? तो आइडेंटिफाई करने के बाद हम अच्छे से उसको स्टडी कर पाएंगे, वो हमारा सेकंड एम है। स्टडी करने के बाद हम इसका क्या क्या अच्छाई है या फिर क्या क्या ड्रॉबैक्स है या फिर बुराई है ये भी जान पाएंगे। मान लो हमें अगर पता ही नहीं होता कि स्नेक या फिर टाइगर डेंजरस है, तो हम क्या करते हैं, स्नेक को पास लाके बिठाते या फिर टाइगर को बुलाते अपने पास, फिर वो तो हमें आके क्या करता, हाँ, दे विल गिव अस लव, प्यार करते आके हमें, या पूरा अच्छे से पेट के अंदर रखते आराम से, क्या करेंगे? हमें पता है कि दे आर वाइल्ड, एग्जैक्टली दे आर वाइल्ड बिकॉज क्या बोल सकते हो कि उनका वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमें क्या करेंगे, हम उनका डिनर लंच ये होने में काम में आ जाएंगे, टाइगर या लायन के पास जाएंगे तो, राइट? सो वैसे ही हम अगर तो हमको स्नेक के पास खाएंगे नहीं जाते सर। हैं, कौन कौन कौन, मैम वो शायद हमको खाएंगे नहीं, मार सकते हैं पर हमको खाएंगे नहीं शायद, वो मतलब खाएंगे नहीं, लायन टाइगर हमें नहीं खाएंगे तो क्यों मारेंगे फिर? नहीं मार देंगे मैम दे आर पर। कार्निवोर, खाते हैं, जितना चाहिए वो खा लेंगे, बाकी का फ्लेश छोड़ देंगे, समझ रहे हो ना? हाँ बहुत मैम सारे वो तो एनिमल्स मैम ऐसे होते हैं, वो डियर वो डियर और बाकी जैसे मतलब एनिमल्स को वो खाते हैं तो ना तो। हर्बीवोर से, वो तो हर्बीवोर है, डियर नहीं मारेगा हमें, डियर का हमारे साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो तो प्लांट प्रोडक्ट, डियर उल्टा हमें देखने से भाग जाएगा, ओके? जब बट उसे टाइगर भूख बेयर को लग रही देखने होगी से तो हम किसी नहीं भाग सकते। हमको खा लेंगे मैम। हाँ, उनको हमेशा भूख ही लगता है, हमें देखेंगे मतलब खाना ही उनको सूझेगा। देखो, उनका एक कैपेसिटी होता है, एक लायन अगर बोलोगे दिन में वो 20 kg तक खा सकता है फ्लेश, समझ रहे हो ना? बट 20 वो, केजी यस, तुम्हारा वो रख लेते हैं, नंदन कानन में उतना नहीं देते हैं हम उनको, बट वो खा सकते हैं, उनका कैपेसिटी होता है पर डे। और अगर हम उनको क्या एक बार वो किसी को भी मार दिया तो उतना खाएगा फिर उसको छोड़ के चला जाएगा,
लायन का ये है रवैया, लायन और उसको नहीं खाएगा अगले दिन रख के। बट टाइगर का क्या है पता है, वो एक दिन अगर मार दिया कुछ भी एनिमल को, वो जितना चाहिए आज का खा लिया, बाकी फिर से रख देगा, फिर उसको 2-3 दिन तक खा सकता है। टाइगर ऐसा करता है, बट लायन एक बार खा लिया मतलब हो गया, उसको नेक्स्ट डे और नहीं खाएगा। और ये खाने के बाद, टाइगर और लायन खाने के बाद जो बचा कुचा रह जाता है उसको जैकल वगैरह हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और छोटे मोटे जो रहते हैं कार्निवोरस, वो सारे खाते हैं। समझ में आया? और पूरा डिग्रेड होने के बाद तो आपको पता है कौन मैम खाते है, हैं? मैम है ना, है ना। हाइना, हाइना भी वही में जाएगा, जैसे कि जैकल हाँ, जैसा है, हाइना भी उस कैटेगरी में जाएगा, मतलब बच्चा कुछ है इनका खा लेगा वो। समझ में आ रहा है? यस मैम। तो वो खा सकता है। थोड़ा सड़ा गीला भी हो जाए तो आपका जो बोलते हैं हम वल्चर, ये सब आके खाएंगे, बट पूरा सड़ाने का काम करते हैं बैक्टीरिया एंड फंगस। वो सारा डिकम्पोज करवा देगा बाकी जो बचा कुचा रहेगा। हाँ, तो ऐसे कैटेगरी में हम लोग का जाता है कि हम अगर देखते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, तो वैसे ही खाते हैं ये लोग। हाँ, अच्छा। तो हमारा क्या है, हम अगर हमें डियर देखेगा वो हमें देखे भाग जाएगा, बट अगर लायन टाइगर हमें देखते हैं तो हम उनको देख के भागेंगे, वो हमें देख के नहीं भागेंगे, क्योंकि हम उनके लिए क्या है, उनका लंच या फिर डिनर हो सकते हैं, राइट? ओके। एनीवे, तो ये पता कैसे चला कि वो सब हमें खा सकते हैं या फिर हमारे लिए डेंजरस है? क्योंकि हमने स्टडी किया है उनको। तो हमें स्टडी में पता चला कि दे आर कार्निवोर, एंड उनका क्या रहता है, उनका जैसे कि न्यूट्रिशन हैबिट है, उनका न्यूट्रिशन हैबिट हमें खाना रहता है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेश खाना रहता है, इसलिए हमें पता चला कि वो डेंजर है, इसलिए हम नहीं जाएंगे उनके पास। तो स्टडी हम इसीलिए करते हैं तो इजी या फिर कन्वीनियंट हमारे लिए हो जाए। नेक्स्ट आया हेल्प टू एस्टेब्लिश द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये इवोल्यूशनरी वर्ड जब आता है ना, दिमाग में फिट कर दो, इवोल्यूशन मतलब हम पूरा पहले से देखे अब तक क्या क्या डिवीजन में आया है ये हमें समझ में आ जाएगा। पहले कौन आया था? बैक्टीरिया आए थे। तो बैक्टीरिया कहीं ना कहीं हमारे साथ रिलेटेड है, अभी भी हमारे साथ रिलेटेड है, अभी हमारे अंदर भी है, बहुत सारे थाउजेंड से बैक्टीरिया हैं। ओके, कुछ कुछ अच्छा काम करते हैं और कुछ कुछ बुरा काम भी करते हैं। चलो, हमें भी बहुत सारे हैं जो कि अच्छाई बुराई करते रहते हैं, तो हम उनको सिर्फ बुरा नहीं बोलेंगे। तो हमें ये पता कैसे चला कि इवोल्यूशन में वो पहले आए हैं हम बाद में आए हैं, या फिर ट्री पहले आया है हम बाद में आए हैं? तो स्टडी के कारण ही ये पॉसिबल हुआ है। तो पर्पस पता चल गया। अभी देखेंगे कौन ये स्टार्ट किया ये कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है ना? पहले तो कोई होगा ना, जो भी एक चीज होता है उसके लिए इनिशिएशन तो कोई एक बंदा लेता है, फिर उसके बाद उसके पीछे बहुत सारे जुड़ते हैं, राइट? तो अरिस्टोटल इज द ग्रेट साइंटिस्ट, हम बोल सकते हैं, फिलोसोफर बोल सकते हो, या फिर एजुकेशनिस्ट बोल सकते हो, टीचर बोल सकते हो। तो अरिस्टोटल अपने में ही बहुत महान थे। उस टाइम में बच्चों नहीं था पेंटिंग वगैरह का या फिर फोटो खिंचवाने का, कुछ भी नहीं था फैसिलिटी, इसलिए हम अरिस्टोटल का या फिर अरस्तु का ऐसे मूर्ति ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही कुछ दिखते होंगे वो, जिस तरह से बनाया गया है। तो अरिस्टोटल, सर अरिस्टोटल, हम उनको फादर ऑफ बोलते हैं, बायोलॉजी भी बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है ये दोनों ब्रांचेस में। ओके, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज इनिशिएटेड और थॉट और गिवन बाय अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल ही ये थिंकिंग पहले लाए थे कि हम क्लासिफाई करना चाहिए हमें, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, मतलब हम कौन से जगह में रहते हैं, कैसे रहते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने क्या क्या था ना, डिफरेंशिएट किया था। अभी जो हैबिटेट था बच्चों, देखो लिखा भी गया है, मतलब जो पानी में रहते हैं उनको वाटर या फिर बोलते हैं एक्वाटिक एनिमल, प्लांट बोलेंगे। जो लैंड में रहते हैं उनको तुम टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड प्लांट बोलोगे। और जो एरियल है, मतलब जैसे कि बोलोगे पानी में भी नहीं रहते, ऊपर भी नहीं रहते, उड़ते रहते हैं या फिर बोलोगे फ्लाई करते रहते हैं, उनको हम एरियल बोल सकते हैं। तो हैबिटेट के हिसाब से उन्होंने क्या क्या था, डिफरेंशिएट कर दिया। बट साइंटिफिक नहीं था वो, एक लॉजिक लेके किए थे बस, साइंटिफिक नहीं था वो, इसलिए ड्रॉबैक्स बहुत निकला। ठीक है ना? मतलब इसमें इस टाइप के क्लासिफिकेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिला। और एक चीज है, एनाइमा एंड अनाइमा। एनाइमा और अनाइमा क्या बोलेंगे हम, जितने एनिमल्स को उन्होंने क्लासिफाई किया था, अगर रेड ब्लड है बच्चों एनाइमा बोलते थे वो, अगर मतलब एब्सेंट, रेड ब्लड एब्सेंट है तो अनाइमा बोलते थे। तो एनिमल्स को और दो तरह का उन्होंने क्लासिफाई किया था। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, सो ये याद रखना है आपको, एनाइमा एंड अनाइमा। ओके, so let me write down एनाइमा। एनाइमा अगर है तो रेड ब्लड। ओके, आउ जदि थिबो कोन एनाइमा
ये एब्सेंट ऑफ रेड ब्लड। अगर एनिमल में रेड ब्लड नहीं है तो अनाइमा बोलेंगे। क्लियर इतने तक? बट ये साइंटिफिक नहीं था। उसके बाद आया फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज डन बाय, किसके द्वारा हुआ, किसके वजह से हुआ? कार्लोस लिनायस। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के भी फादर हैं ये, टैक्सोनॉमी के भी फादर हैं ये। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखो, सो ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने दो तरह से क्लासिफाई कर दिया, एक तो एनिमल या फिर एक तो प्लांट। ये बोले कि हम प्लांट एंड एनिमल एक ही तरह के होते हैं, प्लांट्स एक ही तरह के होते हैं, एनिमल प्लांट को अलग से बनाए, लैंड में रहने वाले प्लांट को अलग से करें, या फिर जो उड़ते हैं उनको अलग से करें। ऐसे में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। इसलिए इट्स बेटर टू ऑर्गेनाइज देम इन ओनली टू वेज, दैट इज एनिमल, इधर एनिमल और प्लांट। एनिमल और प्लांट किंगडम दोनों अलग अलग कर दिया इन्होंने। और एनिमल एंड प्लांट किंगडम के अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर बहुत सारी चीजों को कैटेगोराइज कर दिया। जैसे कि बोल सकते हो फंगी को रख दिया इन्होंने, ओके, एल्गी को रख दिया इन्होंने, और जैसे बोल सकते हो लाइकेंस को रख दिया इन्होंने, बाकी सारे को थालोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेट्रोफाइटा सबको प्लांट किंगडम में ही रख दिया। ओके, एंड एनिमल के किंगडम के अंदर में किसको किसको रखा? वैसे एनिमल किंगडम के अंदर में बहुत सारे फाइलम जो है हम देखते हैं, फाइलम को रखा, और एनिमल किंगडम के अंदर में प्रोटिस्टा को भी रख दिया इन्होंने। ओके, सो यहाँ ये गलत कर बैठे। जैसे कि प्रोटिस्टा एक अलग सा किंगडम होना चाहिए, वैसे ही फंगी एक अलग सा किंगडम होना चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं ध्यान दिया। ओके, नेक्स्ट आया ड्रॉबैक्स। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को एक ही जगह में रख दिया बच्चों, जो कि बहुत बड़ा गलती है, राइट? हमें पता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दो अलग टाइप के सेल हैं, दो अलग टाइप के कैरेक्टर रखते हैं, दो अलग टाइप की इंपोर्टेंस मेंटेन करते हैं। समझ में आ रहा है? तो प्रोकैरियोटिक में क्या बोली थी, कौन बता पाएगा? डिफाइन कौन कर पाएगा अभी प्रोकैरियोटिक? मैम प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या है? यस, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है मैम। सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशन। और क्या है प्रोकैरियोटिक? कैसे बताओगे ये प्रोकैरियोटिक है? कर हम न्यूक्लियस नथियो मैम न्यूक्लियस टा डेफिनेट नथिबो, ठीक अछि। मैं डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियस थी इज एब्सेंट, एग्जैक्टली। और क्या एब्सेंट है वहां पे? बोलो। मैम डीएनए आरएनए थी वो तो मैम सीधे तो डीएनए ना था ना आरएनए था वो ना डीएनए ही था, सर्कुलर डीएनए था, लिनियर न था। सेटा अभी जो बोलूंगी याद रखो पूरा। देखो, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बात आएगा तो प्रो मतलब प्रिमिटिव, जो कि बहुत पुराने हैं। ओके, साहिल समझ में आ रहा है? ललित, मृत्युंजय, रुद्रा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। यस मैम आ ओके, रहा समझो, थोड़ा थोड़ा ही समझो, आगे जाके बहुत सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। सुकन्या, सीमा, था आ रहा क्या पढ़ुची पिले? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जानिছো कि नहीं? यस मैम यस मैम। यस मैम अच्छा, ओके। तो जिनको नहीं पता है, मैं फिर से बोल रही हूँ, जिनको पता है वो भी थोड़ा रिवाइज कर लो, ठीक है? तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में फर्स्ट डिफरेंस है बच्चों, प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल है, यूकैरियोटिक न्यू सेल है। मतलब प्रोकैरियोटिक बहुत पहले आया था इवोल्यूशन में, मतलब फर्स्ट ही आया था, वहीं से ही शुरू हुआ है हमारा इवोल्यूशन, या फिर हम शुरू ही वहीं से हुए हैं। और यूकैरियोटिक बहुत बाद में हुआ है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस बहुत पुराना है वो प्रोकैरियोटिक है। और यू मतलब ट्रू या फिर न्यू, एंड गुड बोल सकते हो, एंड कैरियर मतलब न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस गुड है, न्यू है एंड एडवांस है, उसको यूकैरियोटिक बोला जाता है। सेकेंड, न्यूक्लियस में प्रोकैरियोटिक का हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, बट यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, एक प्रोटीन जो कि डीएनए को बाइंड कर सकता है, एडवांस प्रोटीन है। ओके, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, जैसे कि गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, एग्जैक्टली एब्सेंट होते हैं। बट यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। ओके, तो दो चीज क्या बोला हमने? प्रोकैरियोटिक में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रिमिटिव होते हैं। यूकैरियोटिक में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है एंड न्यू है ये सब। ओके, बाद में आए हैं, प्रोकैरियोटिक से इवॉल्व हुए हैं, बाद में आए हैं।
तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या है? अभी देखो, न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियस एक सेल के अंदर रहता है और न्यूक्लियस के अंदर सारी चीजें होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए, ओके, मेम्ब्रेन होना चाहिए, देन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर लस होना चाहिए, न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियर प्लाज्म होना चाहिए, ओके, एंड क्रोमाटिन मटेरियल होना चाहिए। ये चारों चीजें होना चाहिए। ये चारों चीजें नहीं है तो हम बोलेंगे प्रिमिटिव और प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। उसको बोलेंगे न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, उसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे। मतलब जैसे कि मैं एक बैक्टीरियल सेल दिखाती हूँ आप सबको। मैम प्रिमिटिव मतलब जो पहले आए थे, मतलब बहुत पुराने। प्रिमिटिव मतलब पुराना, प्रिमिटिव माने मतलब पुराना ही समझो, ठीक है ना, पुराना। हाँ, एक ही वर्ड याद रखो, पुराना मतलब प्रिमिटिव। अभी देखो यहाँ पे एक प्रोकैरियोटिक ये बैक्टीरियल सेल है, तो इसमें न्यूक्लियस कैसा है? न्यूक्लियस ही नहीं है। कहाँ है बाउंड्री? बाउंड्री नहीं है इसमें, तो ये फिर कैसा है? ये बस इसका जो बोल सकते हो क्या, मतलब न्यूक्लियोइड मतलब डीएनए जो है सर्कुलर है एंड बीचों बीच तैर रहा है। इसके अंदर ऊपर कुछ बाउंड्री नहीं है, ना ही अंदर कुछ क्रोमैटिक मटेरियल, बस डायरेक्ट डीएनए, वो भी सर्कुलर डीएनए तैर रहा है पूरा साइटोप्लाज्म में। ये जो जैसा न्यूक्लियस है, इसको न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, हम न्यूक्लियोइड रीजन बोलेंगे, ठीक है। बट यही चीज अगर हम यूकैरियोटिक में देखेंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रोमैटिन मटेरियल होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, उसके अंदर जो प्लाज्म बोलते हैं हम, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियर लस भी होगा, ओके। सो यही दोनों डिफरेंस है जो कि प्रोकैरियोटिक को पूरा प्रिमिटिव या फिर अलग बना देते हैं और यूकैरियोटिक को एडवांस बना देते हैं। अभी और एक पॉइंट याद रखो, प्रोकैरियोटिक मतलब दुनिया में जितने सारे बैक्टीरिया हैं सारे को हम प्रोकैरियोटिक में लेते हैं, और जितने सारे बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी जितने सारे हैं, प्रोटिस्टा ले लो या फिर फंगस ले लो, प्लांट ले लो और एनिमल ले लो, यही चारों तो किंगडम पढ़ते हैं ना हम। बाकी चारों किंगडम के जो सारे बंदे रहते हैं या फिर जो सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सारे आते हैं यूकैरियोटिक अंडर में। समझ में आया? आई थिंक दिस इज क्लियर। यस मैम। यस मैम। सीमा समझ में आया? यस मैम। शाश्वती, रुद्र प्रताप क्लियर? सुकन्या, श्वेता, तो यही तो हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंस में, राइट? अच्छा, तो क्या ड्रॉबैक्स है पहले देख लेते हैं। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन लिनायस ने जो दिया था बच्चों, उनका क्या ड्रॉबैक्स है वही देख रहे हैं हम, मतलब क्या क्या गलतियां था उनका। तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक ही जगह में रखा था, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। यूनिसेलुलर का कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मल्टीसेलुलर का अलग सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। हम और यूनिसेलुलर मतलब जैसे कि प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, ये सारे सेम है क्या? नहीं है, राइट, केप्ट इन द सेम ग्रुप। और नेक्स्ट क्या था उनका? अभी जैसे मैं बोली प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को भी सेम ग्रुप में डाल दिया था, तो भी अलग है। हेटेरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स को कीप इन द सेम ग्रुप। हेटेरोट्रॉप ऑटोट्रॉप पूरा अलग है। हेटेरो मतलब वो अपना खाना नहीं बना सकते, जैसे कि हम क्या करते हैं, पेड़ पौधा के ऊपर या फिर बोलोगे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ऑटोट्रॉप अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो डिपेंड नहीं करते हैं। दुनिया में कुछ भी ना मिले, सनलाइट है तो प्लांट बच जाएंगे, बट हम नहीं बच पाएंगे, राइट। इसीलिए बोला जाता है कि अलग अलग है वो। जैसे कि फंगी हेटेरोट्रॉफिक, उनको प्लांट में ही रख दिया था उन्होंने, तो ये गलत हो गया, राइट। और क्या था नेक्स्ट आपका? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को भी एक ही जगह में रख दिया था। सम लोअर ऑर्गेनिज्म हाँ कैरेक्टर्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल, उनको भी उन्होंने क्या किया था, एक ही जगह में रख दिया था, उनको प्रॉपर ग्रुप नहीं किया था। जैसे कि यूग्लेना बोलोगे बच्चों, यूग्लेना क्या है? यूग्लेना हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, राइट, क्योंकि इसका क्लोरोफिल है एंड ये प्लांट जैसा अपना खाना बना सकता है, बट ये इंडिकेट नहीं करता ये प्लांट ही है करके। इसका एनिमल जैसा भी कैटेगरी है, ये हेटेरोट्रॉप भी है, ऑटोट्रॉप भी है। जब सनलाइट नहीं होता है हेटेरोट्रॉप है, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी खा लेगा, और अगर प्लांट आपका सनलाइट है तो ये ऑटोट्रॉप की तरह बिहेव करेगा, मतलब अपना खाना खुद सिंथेसिस कर सकेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इन सबको अलग अलग रखना चाहिए था। प्लांट एंड एनिमल को एक कैटेगरी में रखने का कुछ भी मतलब नहीं बनता है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे। फिर आया बच्चों टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अभी पहले बताओ मुझे कौन क्लासिफिकेशन शुरू किया था? अभी नए बच्चों को पूछेंगे पहले। बोलो रुद्र, कौन शुरू किया था क्लासिफिकेशन पहले, और जो नॉन साइंटिफिक था? हिंट एक दे दी। अरिस्टोटल मैम।
एरिस्टोटल, वेरी गुड। एरिस्टोटल। हाँ एरिस्टोटल। अच्छा, अभी साहिल बोलो, टू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन शुरू किया था? किसने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन? याद नहीं है सुकन्या मैम। बोलो। सुकन्या, कार्लोस लिनियस। कार्लोस लिनायस। साहिल याद रखो, कार्लोस लिनायस टू किंगडम क्लासिफिकेशन के फादर। उन्होंने क्या क्या क्लासिफाई किया था? सिर्फ एनिमल एंड प्लांट किया था। उनका ड्रॉबैक्स क्या था? अभी हमने पढ़ा कि प्लांट एंड एनिमल को एक ही जगह में रख दिए थे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को एक ही जगह में रख दिया था, ओके, और ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ को एक ही जगह में रखा था, जो कि गलत है। तो ये सब ड्रॉबैक्स देख के और एक क्लासिफिकेशन बन गया, क्या? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था? हेक्केल। टू किंगडम क्लासिफिकेशन कार्लोस लिनायस, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हेक्केल। जब हम पढ़ते हैं उसी दौरान ही आप याद रख लो, ताकि बाकी बाद में आपको ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा, ठीक है? कम टाइम में ही आपका बस एक बार याद रह जाएगा तो सही है। इनको देख लो, ये है हेक्केल, तो इनको याद रखना है। ये है सर हेक्केल, और कार्लोस लिनायस भी मैं फोटो दी थी, ये है कार्लोस लिनायस, ओके। क्योंकि कारण ही हमें आज पता चला है, हम अपना क्या एक कैटेगरी बना पाए हैं, या फिर हम अभी हाईएस्ट सबसे ऊपर है, राइट? एनिमल किंगडम में सबसे ऊपर है हम लोग, ओके। सो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में अभी इन्होंने क्या क्या? प्रोटिस्टा किया, एक अलग से निकाला। किसके अंदर से? एनिमल के अंदर से प्रोटिस्टा को निकाल दिया, बट प्लांट के अंदर से अभी भी फंगी नहीं निकला है, देखो, इसीलिए इनका भी ड्रॉबैक वही जाएगा। तो प्लांट एंड एनिमल को रखा और उनसे अलग कर दिया प्रोटिस्टा को। अब इनका ड्रॉबैक्स क्या था देख लो। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लाइक वाल एंड वाललेस ऑर्गेनिज्म। तो वाल जिनका है एंड वाल जिनका नहीं है, उनको तो अलग करना चाहिए ना, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल, प्लांट का सेल वाल है, एनिमल्स में सेल वाल नहीं है, ओके। देन फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, उनको भी एक ही जगह में रख दिया था। यूनिसेलुलर एंड फिलामेंटस और माइसिलियल ऑर्गेनिज्म, उनको भी एक ही जगह में रखा था। तो ये सारे कुछ कुछ ड्रॉबैक्स थे उनका। फिर आया बच्चों फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। बस आपको ये सब क्लासिफिकेशन ज्यादा नहीं रट्टा मारना है, बस आपको याद रखना है कि नाम क्या था साइंटिस्ट का और क्या क्या उनके अंडर में क्लासिफिकेशन था, ओके। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में बच्चों क्या निकला? अभी किड एट लेटा कौन दिया था? ये कोपलैंड, ओके। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था। हर्बर्ट एफ कोपलैंड उनका फुल नेम है, देख पा रहे होगे, हर्बर्ट एफ कोपलैंड। उन्होंने क्या किया? प्लांट एनिमल प्रोटिस्टा तो था ही पहले से, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया को निकाल दिया प्लांट किंगडम से पूरा। बोले कि मोनेरा किंगडम प्रोकैरियोटिक को लेके बना हुआ है, सो मोनेरा किंगडम प्लांट में नहीं रह पाएगा करके उन्होंने अलग कर दिया। अभी भाई इनमें भी थोड़ा बहुत ड्रॉबैक्स है, जैसे कि फंगी, जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं है, स्टिल प्लांट के पास ही था, प्लांट किंगडम के अंडर ही था। फंगी का कोई भी वैसा कैटेगरी, कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो कि आपका मिलता जुलता हो किसके साथ? प्लांट के साथ। इसलिए फंगस जो है या फिर फंगी है, उसको अलग ही कर देना चाहिए, बट कोपलैंड ने अब तक नहीं किया था, इसलिए एक ड्रॉबैक बच गया। अभी आए हमारे हीरो, कौन? आर.एच. व्हाइटेकर, जो कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि हम यूजुअली पढ़ते हैं, आगे भी बच्चे पढ़ते जाएंगे। हालांकि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी बन गया है, बट स्टिल वी फील कंफर्टेबल टू स्टडी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इसीलिए हम लोग स्टडी करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था बच्चों? किसने दिया था? आर.एच. व्हाइटेकर। क्वेश्चन बहुत बार आता है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय डैश, आर.एच. व्हाइटेकर, ओके। इनके हिसाब से मोनेरा था, प्रोटिस्टा हुआ, प्रोटिस्टा मोनेरा जो कि था, इन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट क्या दिया? प्लांट से फंगी को निकाल दिया। तो हो गया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आपका, ओके। अभी आर.एच. व्हाइटेकर का क्या क्या 5 कैरेक्टर था जिसके बेसिस में उन्होंने क्लासिफाई किया था? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बेसिस पे उन्होंने अलग अलग किया बच्चों। बॉडी स्ट्रक्चर मतलब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को देखते हुए उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी कंसीडर किया उन्होंने, मतलब जो जो ये है सर व्हाइटेकर, इन्होंने देखा जो जो पिछले वाले साइंटिस्ट गलतियां किए हैं उनके ऊपर इन्होंने काम किया, तो उसके बेसिस पे इन्होंने सब करना शुरू किया। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एवं असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेते हुए भी अलग अलग किया इन्होंने।
एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसको कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो एक मेन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स। इवोल्यूशन में कौन पहले आया है भाई, कौन बाद में आया है। सो इनके हिसाब से ये था, देखो मोनेरा, प्रोकैरियोट पूरा नीचे रहा, फिर आया आप लोग का प्रोटिस्टा, उसके बाद आया जिसको हम लोग बोलते हैं जहां से कि यूकैरियोटिक का शुरुआत हुआ, और यूकैरियोटिक या फिर आप बोल सकते हो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, देन आपका यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, मतलब आप बोल सकते हो सेक्सुअल, मोड ऑफ सेक्सुअल, जैसे कि प्लांट, एनिमल एंड फंगाई, ये तीनों को एक ही कैटेगरी में रखा है इन्होंने। इनमें कुछ ज्यादा डिफरेंस इनको नहीं मिला, इसलिए जो जो ऊपर लिखा गया है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि प्लांट में लिखा गया है, देखो यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन मोटाइल एंड सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन करते हैं। एनिमल्स में क्या क्या करते हैं, ये यूकैरियोटिक भी है, मल्टीसेलुलर भी है, और इंजेस्ट भी करते हैं यूजुअली, और मोबाइल भी है और सेक्सुअल भी है। और फंगाई क्या है, यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्बेबल टाइप है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइटिक टाइप। नॉन मोटाइल, मोटाइल मोबिलिटी नहीं शो करते हैं, एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि इनमें भी कुछ कुछ ड्रॉबैक देखने को मिला था। अभी देखते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया गया था सर कार्ल हुस ने दिया था, ये देख सकते हो CRLWESE, कार्ल हुस ने दिया था सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ पे और एक कॉम्प्लेक्स चीज ऐड हो गया बच्चों, डोमेन, जो कि किंगडम के ऊपर वाले पहिए में रहेगा या फिर ऊपर वाले स्टेप में रहेगा, डोमेन। तो इन्होंने 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट लाया। 3 डोमेन्स में क्या क्या है, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। ओके, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। और 6 किंगडम में क्या क्या है मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से आएगा। ये है फर्स्ट डोमेन, ये है सेकेंड डोमेन, ये है थर्ड डोमेन। अभी आर्किया के अंडर में बच्चों क्या क्या है, आर्की बैक्टीरिया, ये है किंगडम 1। बैक्टीरिया के अंडर में किंगडम यूबैक्टीरिया यूकैरिया समान नहीं है, डिफरेंट है। और यूकैरिया के अंडर में आ गया आपका, ये सेकंड था, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये थोड़ा अच्छे से क्लासिफाई करने का कोशिश किए थे इन्होंने। ओके, तो डोमेन अगर पूछेगा 3 डोमेन में क्या क्या आता है, क्या लिखोगे आप, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। और 6 किंगडम में कौन सा किंगडम आते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, और प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। ओके, यहाँ तक इसका अगर डाउट है तो बोलो बच्चों। मोनेराटा कोड रखे मोनेरा को ही दीटा कैटेगोरी करते से आर्किया एवं तुम्हारा बैक्टीरिया। ओके, तो मोनेरा अच्छा। को इन्होंने 2 कैटेगरी कर दिया बच्चों, आर्किया एंड बैक्टीरिया। ये बिलीव करते थे कि आर्किया वो सारे बैक्टीरिया हैं जो कि पहले आए थे, और इनसे बैक्टीरिया जो है जो बाद में आए हैं उनका थोड़ा बहुत कैरेक्टर अलग या फिर डिफरेंट है, इसीलिए बैक्टीरिया को ही इन्होंने 2 डोमेन बना दिया। एक आर्किया जो कि आर्की बैक्टीरिया है, और उसके आर्की बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन आएगा, हालोफाइल आएगा, थर्मोएसिडोफाइल आएगा, एंड आपका आएगा, जैसे कि आप बोल सकते हो क्या है, हालोफाइल उनको बोलेंगे जो बैक्टीरिया बहुत नमकदार पानी में रह सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा सैलिनिटी में रह सकते हैं, हालोफाइल्स। और थर्मोफाइल्स वो बैक्टीरिया है जो कि हीट एंड एसिडिक एनवायरनमेंट कर सकते हैं। और एक टाइप है मिथेनोजेंस, जो कि मीथेन टॉलरेटिंग मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, जैसे कि हम लोग लेके गोबर गैस या फिर बायोगैस बनाते हैं मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को लेके। ओके, तो ये तीनों जो है आर्की बैक्टीरिया के अंडर में आ गए। और यू बैक्टीरिया जो बोलेंगे जो बैक्टीरिया के अंडर में है, ये ट्रू बैक्टीरिया, आजकल के जो बैक्टीरिया है या फिर एडवांस बैक्टीरिया, हम ई कोलाई देखते हैं, या फिर आप बोल सकते हो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं, वो बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया के अंडर में आएगा। समझ में आया? सुकन्या, सीमा, रुद्र, यस मैम। Yes, क्लियर ma'am. बच्चों, सबको क्लियर? Yes, ma'am. ओके, संकेतिका, Yes, ma'am. साहिल साहिल बुझा पड़ुचे बेटे के गप्प Yes, तो ma'am. गप्प बढ़िया बने। हमेशा ना इसको स्टोरी की तरह याद रखो बच्चों, ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं बस रटना है, ये सब याद ऐसे मत सोचो बिल्कुल भी। जो चीज है देखो, हम तो जब छोटे थे, जब हमें कहानी सुनाया जाता था, वो भी तो हमें याद रखने के लिए 1-2 बार सुनाया जाता था ना।
ऐसा नहीं कि एक बार में ही कहानी भी याद रह जाता था, तो इसको कहानी जैसा ही समझो ना, क्या पहले कौन आया था, फिर कौन आया, थोड़ा हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट है। बट ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम अपने बारे में ही धीरे धीरे जानने को जा रहे हैं, या फिर हम बायो मतलब क्या, अपने बारे में तो जान रहे हैं और क्या, और अपने बारे में जानने के लिए तो इंटरेस्ट लगना चाहिए। बहुत मैम, लोगों को, हाँ बोलो। मैं बोल रहा था कि जब स्टोरी खत्म हो जाएगा तो फिर पहले क्या कुछ है ठीक से याद नहीं आएगा। नहीं, वो याद आएगा जब आप रिवाइज कर लोगे एक बार फिर से स्टोरी को। हम भी जब पहले 11 12 पढ़ते थे, हमें भी बहुत मतलब ये क्लासिकल बायोलॉजी थोड़ा बोरिंग भी लगता था, क्या ये सब, क्या कितना पुराना, क्या क्या चीजें हैं ऐसे सब। बट इतना हम लोग क्या मैं सोचती हूँ आपके जनरेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोग को बहुत अच्छा फ्रेंडली टीचर्स मिले हैं, मुझे लगता है वैसे, राइट, जो कि आप बात कर सकते हो या फिर आप अपना डाउट बहुत अच्छे से क्लियर, और बहुत सारा प्लेटफॉर्म आप लोग को मिल गया है जो कि अभी एडवांस है, या फिर बोल सकते हो आपको बहुत हेल्पफुल हो रहा है, राइट। जैसे कि आप लोग को हम ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं, हम ऑनलाइन मटेरियल्स भी दे देते हैं, ऑफलाइन क्लास में भी आपको मटेरियल दिया जाता है, बहुत सारे टाइप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करवाते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ जाएगा दिमाग के अंदर। बट हमारे टाइम में इतना कुछ नहीं था, इवन यूट्यूब भी कहाँ था, या फिर ऑनलाइन वगैरह कुछ, हम जो बस मैम सर पढ़ाते थे उसको ही हमें पढ़ना रहता था बुक से, और बुक से पढ़ना थोड़ा ज्यादा बोरिंग भी रहता है बच्चों, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। जैसे कि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे हो तो बुक से पढ़ोगे बोर लगेगा। अभी मैं आपको एक बार समझा दी, अभी आप जाके बुक पकड़ोगे तो अच्छा लगेगा आपको, हाँ हाँ मैम ने ये पॉइंट बोला था, आपको वैसा लगेगा तो सही लगेगा, फैमिलियर लगेगा बुक आपको, राइट। तो यही चीजें हैं जो कि पहले और अभी, और बहुत सारे बच्चों को मैं बोली कि क्लासिकल बायोलॉजी बोर लगता है, इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का। होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, और आपको अगर इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो आप लोग को याद भी नहीं रहेगा, या फिर आप नहीं समझ पाओगे। इसीलिए बेझिझक इसको कहानी की तरह सुनो और कहानी की तरह याद रखो। तो पहले कौन से साइंटिस्ट आए थे, अरिस्टोटल, उसके बाद आए कार्लोस लिनायस, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उनके बाद आ गए हेक्केल, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, उनके बाद है कोपलैंड, फोर किंगडम, और उनके बाद है आर एच व्हाइटेकर। फिर अभी पढ़ रहे हैं हम कार्ल हुस के बारे में, जो कि सिक्स किंगडम एंड थ्री डोमेन्स के फादर हैं। अभी समझ में आया? बहुत बार मैं 3 4 बार रिवाइज करवा दी, मुझे लगता है क्लास में आप लोग का रिविजन हो जाए तो अच्छे से याद रह जाएगा आपको, ताकि घर में जाने के बाद पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो मैं तो नहीं देख रही हूँ ना, तो मैं अपने तरफ से एक बार तसल्ली से आप लोग को क्लियर करवाना चाहती हूँ। ओके, तो हमारे बच्चे कौन कौन है अभी, और ठीक, मैं एक बार आपका अटेंडेंस ले जाऊं, तब तक आप लोग थोड़ा देख लो जो हमने अभी तक पढ़ा है। श्वेता, बेटा समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. शुभ्रम ज्योति, Yes, ma'am. राजीव, साहिल, ललित, मृत्युंजय, मुझे पढ़ुची, वर्षा, Yes, ma'am. वर्षा, वर्षा, तुझे पढ़ुची। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है, ଯିବା ଆଗକୁ ପଢିବା ତାହେଲେ। Yes, ma'am. देखो, Yes, ma'am. सो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जो मोनेरा था उसको हमने दो कैटेगरी में कर दिया कार्ल हुस के हिसाब से, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया में अभी बबोली में मिथुनोजेंस, हालोफाइल एंड थर्मोएसिडोफाइल जाते हैं, और यूबैक्टीरिया के अंडर में आपके सिलेबस में ये चारों है, आपको चारों ही याद रखना है बच्चों। माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटिस एंड सियानोबैक्टीरिया बोला जाता है। माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। अभी बोलोगे बैक्टीरिया तो बोला आपने, फिर प्लांट किंगडम को क्यों ले गए आप? नहीं, ये ऐसे ही नाम दिया गया था क्योंकि अपना शेप वो चेंज कर सकता है, एंड पहले वो था प्लांट किंगडम के अंडर में, इसलिए उसको तब से बोला गया है जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम करके। ओके, तो और एक चीज है, जितने सारे बैक्टीरिया बच्चों सबका सेल वॉल है, बट अगर पूछा जाएगा किसका सेल वॉल नहीं है तो यही है आंसर, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में 3 चीजें बताऊंगी, अभी याद रखना है आपको। एक तो जोकर, और दूसरा है सेल वॉल नहीं है इसका, तीसरा है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी बोला जाता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये निमोनिया डिजीज कॉज करवाता है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है।
ओके सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा है। देख नहीं पाओगे वैसे तो, बैक्टीरिया नहीं दिखते हैं, ये माइक्रोप्लाज्मा उससे ज्यादा छोटा है, तो देखना इम्पॉसिबल है। ओके हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर बहुत ही अच्छा माइक्रोस्कोप के अंडर नहीं देख सकते। अभी कुछ डिफरेंट तरह का मोनेरा देखेंगे हम। जैसे कि बोल सकते हो आप, मोनेरा इंक्लूड द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ, ऑलरेडी टोल्ड यू, which originate from primitive form of organisms called प्रोजिनोट। प्रोजिनोट से ये शुरू हुए हैं। ओके तो प्रोजिनोट एक प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म है बच्चों, जो कि मतलब बैक्टीरिया ही है, वहीं से ही हमने मोनेरा नाम दिया है। प्रोकैरियोट मोस्टली सिंगल सेल होते हैं ये, एंड बहुत सारे और कुछ होते हैं जो कि कॉलोनी बना के रखते हैं, बट सिंगल सेल मिल के कॉलोनी बनाते हैं, ऐसे नहीं कि वो मल्टी सेलर है, सिंगल सेल का कॉलोनी बना के रहते हैं। सेल वॉल मेड अप ऑफ, इनका ये खासियत है, पेप्टिडोग्लाइकैन नाम का एक सब्सटेंस से बना होता है, एक्सेप्ट आर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। बोली मैं वहां पे सेल वॉल नहीं होता है, एंड आर्कीबैक्टीरिया में भी पेप्टिडोग्लाइकैन नहीं होता है, सेल वॉल होता है बट पेप्टिडोग्लाइकैन नहीं होता है, और माइकोप्लाज्मा में बिल्कुल होता ही नहीं है सेल वॉल। तो अगर पूछा जाएगा आपका मोनेरा या फिर बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ डैश, आंसर इज माइकोप्लाज्मा। ओके नेक्स्ट, फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट, मैं तो बोलती हूँ उसको कॉस्मोपॉलिटन है ये। कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह में मिलेंगे। अभी मैं बात कर रही हूँ थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया में खा रही हूँ, समझ में आ रहा है? अभी आप लोग बैठे हो थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया के अंदर ही बैठे हो, मतलब ये हमेशा हमारे इर्द गिर्द अंदर बाहर होते ही हैं। हाँ ये अलग चीज है कि हम लेने के बाद या फिर स्किन में रहने के बाद इनको हमारा बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है कैसे रिएक्ट करता है, लेगा या नहीं लेगा। बहुत सारे टाइम नहीं लेता है, बाहर ही निकाल देता है। ओके बट बहुत सारे टाइम ले भी जाता है कभी कभी। तो बॉटम ऑफ द ओशन मतलब समंदर के बहुत गहराई में जाओगे तो पाओगे इन्हें, बिलो द आइसबर्ग बर्फ में भी रहते हैं ये, हॉट स्प्रिंग बहुत गर्म जगह में भी पाओगे इन्हें, इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, डिजर्ट्स में भी रहते हैं, ऑन पार्टिकुलेट मैटर सस्पेंडेड इन एयर, जहां पे देखोगे भाई यहीं पे मतलब वहीं पे ही वही है। मतलब ये एक तरह के क्या बोल सकते हो, इनको छोड़ के हम कुछ नहीं सोच सकते क्योंकि ये है ही है हर जगह हमारे। ओके देन आगे आर्कीबैक्टीरिया, एंशिएंट लिविंग फॉसिल्स। आर्कीबैक्टीरिया में क्या बोले आपको, पुराना है जो। ओके तो आर्किया के अंडर में आर्कीबैक्टीरिया आता है, जिसका 3 कैटेगरी हमने देखा, थर्मोएसिटोफाइल्स, मिथेनोजेंस एंड हैलोफाइल्स। मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत पुराने हैं ये, फाउंड इन मोस्ट हार्श कंडीशन, बहुत ही खराब कंडीशन में भी ये रह सकते हैं। पेप्टिडोग्लाइकैन इज एब्सेंट इन सेल वॉल, इनका पेप्टिडोग्लाइकैन नहीं है। Tolerance to extreme condition is because of the presence of branched lipid chain in the membrane। और टॉलरेंट ये कैसे कर लेते हैं, इतने ज्यादा गर्मी को, इतने ज्यादा ठंड को कैसे टॉलरेट करते हैं बच्चों, क्योंकि इनका जो लेयर है लिपिड का लेयर बहुत ही मोटा और ब्रांच्ड होके है लिपिड लेयर, जो कि मतलब उनको रेजिस्टेंट देता है या फिर रेजिस्ट कर देता है डिफरेंट टाइप ऑफ गंदा वाला एनवायरमेंट से। ओके अभी देखो कितना सुंदर सा दिख रहा है ना ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ कलर भी आर्कीबैक्टीरिया की वजह से ही है, और इस जगह में हमें बहुत सारे आर्कीबैक्टीरिया मिलेंगे। क्यों हम लोग इसको एंशिएंट लिविंग फॉसिल बोलते हैं? इंस्टेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन सेल वॉल कंटेन प्रोटीन्स एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड। तो मतलब इनका है क्या, हमने बोला यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकैन नहीं है, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल में होता है। पेप्टिडोग्लाइकैन है क्या, एक टाइप ऑफ केमिकल है जो कि तुम्हारा पेप्टिडो मतलब प्रोटीन, ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट लेके बना होता है। तो इनका वो वाला सेल वॉल नहीं है, तो है क्या फिर, सेल वॉल कंटेंट प्रोटीन्स है, एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड, मतलब पेप्टिडोग्लाइकैन वाला नहीं है केमिकल, दूसरा वाला प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट है। सम मिथेनोजेंस कंटेन सिडोम्यूरिन, म्यूरिन भी एक केमिकल है। कुछ मिथेनोजेंस मतलब मीथेन प्रोड्यूसिंग आर्कीबैक्टीरिया ये भी रखते हैं। इनका 16S rRNA न्यूक्लियोटाइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। 16S rRNA जो अंदर हमारा क्या राइबोसोम जो होता है बच्चों, डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए को लेके बनता है, आरआरएनए को लेके, राइबोसोमल आरएनए को लेके बना होता है, तो इनका जो है अदर टाइप ऑफ है, इसलिए तो इनका राइबोसोम 70S टाइप होगा और हमारा 80S टाइप है। देन आया सिमिलरिटीज विथ यूकैरियोटिक। देखो पहले हमने बोला बैक्टीरिया का कहीं पे भी कुछ भी सिमिलरिटीज नहीं है हमारे साथ, बट बैक्टीरिया मतलब क्या, हमने बोला था यू बैक्टीरिया, राइट? मतलब आप बोले थे क्या, आर्किया
यूकैरिया, सॉरी यूबैक्टीरिया देन यूकैरिया, या फिर आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया बोला था हमने। तो बैक्टीरिया के अंडर में यूकैरियोटिक यूबैक्टीरिया आया आप लोगों का। तो यूबैक्टीरिया जो है ट्रू बैक्टीरिया, मतलब हमारे साथ उनका कुछ भी समानता नहीं है या फिर सिमिलरिटीज नहीं है। बट आर्की बैक्टीरिया मतलब जो एंशिएंट बैक्टीरिया था, हमारे साथ कुछ कुछ सिमिलरिटीज है। देखते हैं क्या है। हिस्टोन प्रोटीन उनका भी है, जैसे कि मैं बोली थी हमारे डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन है, उनका भी है। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन तीनों ही करते हैं ये। मोनोसिस्टोनिक ऑपरेनो प्रेजेंट, मोनोसिस्टोनिक जैसे कि हमारा सिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक होता है, मतलब एक ही आपका जो सिस्टोन है वो ही बहुत सारा आपका क्या करेगा, मतलब बहुत सारा प्रोटीन प्रोडक्शन में हेल्प करेगा एक ही। बट पॉलीसिस्टोनिक एक साथ बहुत सारा उसका रीजियन होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बना पाएगा, जो कि हम बैक्टीरिया में देखते हैं। ये सेंटेंस अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो, हम फिर से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डिटेल में पढ़ेंगे ये मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक ऑपरेंट क्या है सब। देन आया आर्की बैक्टीरिया में नॉन सल्फर मीडियम, हॉट सल्फर मीडियम क्या क्या है देखते हैं। नॉन सल्फर मीडियम मतलब मिथेनोजेंस एंड हालोफाइल्स, ये सारे जो है बच्चों नॉन सल्फर मीडियम मतलब सल्फर नहीं चाहिए इनको रह सकते हैं। और हॉट सल्फर स्प्रिंग में कौन कौन रहेंगे बच्चों, थर्मोएसिडोफाइल, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट मतलब चाहिए ही चाहिए, फैकल्टेटिव मतलब नहीं होने से भी चलेगा। ओके, आर्की बैक्टीरिया यहाँ तक है। अभी आ गया कैरेक्टर आपका यू बैक्टीरिया का। यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया का मैंने फोटो डाला है तो आपको आएगा थोड़ा। ओमनी प्रेजेंट मतलब मैं जो बोली कॉस्मोपोलिटन, दुनिया में ऐसा कोई भी जगह नहीं जहाँ पे ये लोग नहीं रहते हैं या फिर यू बैक्टीरिया एब्सेंट आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कहीं पे भी, हर जगह में बैक्टीरिया आपको मिलेंगे, इसलिए ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मतलब हर जगह, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट है। यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल से बने हुए हैं, विथ वेरिएबल शेप्स, मोस्टली फार्गोजेनेटिक। वेरिएबल शेप में मतलब क्या है आगे जाके देखेंगे। फार्गोजेनेटिक मतलब क्या है बच्चों, खाते हैं, एनगल्फ करके खाते हैं ये, ठीक है। देखो अभी वेरियस शेप जो था, राउंडेड को हम लोग कोकोस बोलते हैं, और कोकोस एक है तो सिंगल, और वो दो है तो डिप्लोकोकाई बोलेंगे। स्टेप्टोकोकाई बहुत सारे अगर है तो, और जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई आप लोग कैसे बोलेंगे, स्टाफाइलोकोकाई ऐसे बंच में है, और स्ट्रेप्टोकोकाई ऐसे चेन में अगर है तो। फिर आपका अगर कॉमा शेप है उसको क्या बोलेंगे, विब्रियो। स्पाइरल शेप को स्पिरिलियम, ऐसे सारे बहुत सारे नाम है इनका। तो कोकोस सेल्स आर स्फेरिकल, डिप्लोकोकोस निमोनाई एग्जांपल। बैसिलस सेल्स आर एलोंगेटेड रॉड लाइक है। लैक्टोबैसिलस जो कि कर्डलिंग करवाता है। विब्रियो सेल्स आर कॉमा लाइक होगा। विब्रियो कोलेरी, कोलेरा का बैक्टीरिया जो है हमारा जो डिजीज करवाता है डिसेंट्री। बेस्ड ऑन द शेप देयर आर फॉलोइंग थ्री टाइप्स। स्पिरिलम सेल्स आर कॉइल्ड और स्पिरिलम एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया का नाम है। स्टॉक मतलब हाजिर स्टॉक, जैसे कि कोलोबैक्टर स्टॉक देखने में आ रहा है आपको, ये जो ग्रीन कलर में जो दिख रहा है वो स्टॉक है। देन बर्डिंग मतलब जो बर्ड करेंगे, दे हैव स्वेलिंग लाइक बर्ड्स, प्रोडोमाइक्रोबियम। देखो ये है बर्ड, ये है स्टॉक। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह का बैक्टीरिया भी देखने को मिलते हैं। अभी बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लाजेला, फ्लाजेला है या नहीं है या फिर कैसा है, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे इनको डिवीजन। नो फ्लाजेला मतलब आट्राइकोस, अगर एक फ्लाजेला है बच्चों मोनोट्राइकस, दो फ्लाजेला है तो उसको अम्फी, दोनों तरफ दो फ्लाजेला देख रहे हो। लोफो एक ही तरफ रहेगा, बहुत सारे रहेंगे लोफोट्राइकस, पूरा बॉडी पूरा सेल के चारों तरफ रहेगा अगर पेरिट्राइकस। और सेफालोट्राइकस दोनों तरफ, जैसे कि लोफोट्राइकस एक तरफ था, सेफालोट्राइकस दोनों तरफ रहेगा, तो उसको बोलेंगे क्या, ये आपका फ्लाजेला का प्रेजेंस या फिर एब्सेंस के हिसाब से हम नामकरण किए हैं। यहाँ से आपका लॉजिकल चीजें शुरू हो जाएगा। अभी जितना पढ़ा हमने बस जैसे कि आप लोग एक दो बार पढ़ोगे तो याद रहेगा जाएगा, बट यहाँ से आपका लॉजिकल ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस से लॉजिकल चीज बच्चों शुरू होगा। तो मुझे फिर से कंफर्मेशन एक एक बार दे दो, कौन कौन समझा या कौन कौन नहीं समझा।
मैम ये वाला समझ में नहीं आया मैम, ग्राम स्ट्रेनिंग प्रोसेस। ग्राम स्टेनिंग पढ़ी नहीं था, मैं पढ़ी भी अबे पढ़ी बा पढ़ी नहीं से ब्रजेश्वर समझ में आ रहा है? वर्षा, यस मैम। सीमा, Yes, ma'am. सोनालिका, सुप्रप्रिया, शुभप्रिया, शुभ्रम ज्योति, सुकन्या, Yes, ma'am. सुकन्या, श्वेता। Yes, ma'am. इंटरेस्ट लग रहा है या बोरिंग लग रहा है? Interest लेते हैं ma'am. कुछ ऐसा पता चल रहा है जो कि आप लोगों को पहले नहीं पता था? हम्म? नए चीजें कुछ जानने को मिल रहे हैं या नहीं मिला है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. मिल रहे हैं बहुत सारे। बहुत सारे नए चीज जानने को मिला। अच्छा, हर क्लास में ऐसे ही बहुत सारे नए नए चीजें हम लोग जानेंगे। ओके, फिर और थोड़ा अभी क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन थोड़ा डिस्कशन करेंगे बच्चों, ठीक है? खाली पढ़ना मतलब बोरिंग है, क्वेश्चन भी चाहिए हमें, क्योंकि अल्टीमेटली एक चीज ही हमें पार ले जाएगा, एक अच्छा मौका देगा, या फिर बोल सको कि एक अच्छा डेजिग्नेशन देगा। वो क्या है? एग्जाम में अच्छा नंबर रखना और सबसे आगे वाला क्या रैंक हमें मिलना, यही तो चाहिए हमें। आंसर मैम कितना पढ़े? अच्छी अच्छी तो क्वेश्चन बार पूछता हूँ। मैम यस, मैम सब टीचर पढ़ाती आपण अटेंडेंस कहीं नहीं समस्त अटेंडेंस समस्त नियंती प्रेजेंट की रोज भी जाएगा। हाँ समस्त नहीं नल जानिबा केमती कि आसছে कि नहीं। हौ देखो कालिन आज आमे पढ़चे कार्लोस लिनायस का विषय। तो अभी बताओ कार्लोस लिनायस इज फेमस फॉर डैश coining the term systematic या फिर introducing binomial nomenclature, giving all natural system of classification, all of this क्या होगा बच्चों? क्यों फेमस है? ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस वेरी गुड। देखो अगर एक से ज्यादा पॉइंट हमें सही लगता है तो वहां पे ऑल ऑफ दिस ही लेना वाइज डिसीजन है। कॉइन द टर्म सिस्टमेटिक ये क्योंकि उनको इसीलिए हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी इंट्रोड्यूस किया था, आज ही हमने पढ़ा है। ओके, और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिए थे, इसलिए ऑल ऑफ दिस। ट्रू स्पेसिस आर डैश। ट्रू स्पेसिस मतलब? ट्रू स्पेसिस मतलब किसको हम ट्रू स्पेसिस बोलेंगे? जो अपने अंदर इनब्रीडिंग कर पाएंगे, फीडिंग ऑन द सेम फूड, उसको ट्रू स्पेसिस। स्पेसिस मतलब क्या होगा बच्चों? सबसे नीचे वाला, मतलब यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं हम जो, मतलब स्पेस एक ही तरह के होंगे वो सब, राइट? ऐसा नहीं कि हम और डॉग ये दोनों अलग अलग स्पेसिस हैं। हमारे तरह जितने हैं वही हमारे साथ इक्वल रहेंगे, हमारे स्पेसिस कैटेगरी में आएंगे। तो क्या होना चाहिए? शेयरिंग द सेम नीचे, मतलब एक ही जगह में रहते हैं या फिर एक टाइप का खाना खाते हैं, तो ट्रू स्पीसीज होगा क्या? नहीं होगा, गलत है। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ये होगा क्या? इंटरब्रीडिंग। यस, ट्रू स्पीसीज मतलब इंटरब्रीडिंग होना चाहिए। अगर इंटरब्रीडिंग से जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो सब फर्टाइल है तो फिर हम उनको ट्रू ब्रीडिंग बोल सकते हैं।
इंटरब्रीडिंग मतलब इंटरब्रीडिंग मतलब आपस में अगर मेटिंग करते हैं तो उनके जो बच्चे होंगे बच्चों, तो उनका क्या होगा, कैपेसिटी होगा फिर आगे आगे जाके रिप्रोडक्शन करने का, फिर वो फर्टाइल होंगे, स्टेराइल नहीं होंगे। समझ रहे हो? तभी हम ट्रू स्पेसिस बोलेंगे। देन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन अभी बताइए, बोलो। ये सब आया है कहीं ना कहीं पे 2002 जैसे कि GGS Species, ma'am. उसमें, Species. और ये भी Species. वेरी गुड, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पेसिस। Who Species. coined the term taxonomy? किसने दिया था टर्म क्लास ये टैक्सोनॉमी? Candole. Leeuwenhoek. लास्ट क्लास से हमने पढ़ा था। Who coined the term? पूरा ठीक था? यस मैम, पूरा ठीक? यस मैम। नेक्स्ट देखो, बोलो। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेसिक Species. Species. स्पेसिस। Species. yes. Then 37 वाला क्वेश्चन करो। Species are considered as 37. The lowest unit of class. lowest unit of Species are considered as Units of classification. The lowest unit of Unit of classification. yes. The living organism can be unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability for living organism को किस basis पे हम लोग अलग Reproduction. Reproduction. Then two plants can be conclusively said to be belonging to same species if they have more than 90% similar genes, or look similar and possess ideal secondary metabolism, have same number of chromosomes, can reproduce freely with each other. Can reproduce can produce freely with Very good, very good. Yes, yes, correct. Then Huxley is the father of which systematic? Huxley is the father of which systematics? Option C. Evolutionary. बोलो बोलो, सब अटेम्प्ट करो। Evolutionary systematic. Very good, very good. Huxley, father of evolutionary systematic. Smallest unit of living organism. Smallest unit क्या है बच्चों इसमें? Cell. Yes, क्योंकि सेल लेके ही तो हम बने हुए हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग अगर ये सेल के अंदर ही RNA DNA है नहीं? सेल के अंदर RNA DNA है, बट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी आप बोलोगे कि अभी एक मैं बोलूंगी बिल्डिंग किस चीज को लेके बना हुआ है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है यूनिट बिल्डिंग में? ब्रिक बोलोगे। ब्रिक तो आटम मॉलिक्यूल्स लेके बना हुआ है ना, बट हम उसको नहीं बोलेंगे, हम ब्रिक को ही बोलेंगे। एक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट पूछ रहा है बच्चों, यूनिट में फिर कुछ चीजें होंगे ऑब्वियसली। ओके, हाउ मेनी ऑब्लिगेट कैटेगरीज आर देयर? ये छोड़ दो, पढ़ा नहीं है हमने। मैम मैंने BHU का एग्जाम दिया था मैम, थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जाम है मैम। मतलब अच्छा लगा या बुरा लगा? नहीं मैम, उसमें थोड़ा क्या है ना मैम, उसमें थोड़ा ये आता है जो क्या लगा क्या? नहीं अच्छा तो लगा, उसमें थोड़ा ये आ जाता है, कोडिंग वगैरह आ जाता है उसमें, और ब्लड रिलेशन ऐसे आता है। कोडिंग मतलब बायोलॉजी का कोडिंग? नहीं बायोलॉजी नहीं मैम, मैथमेटिक्स मुझे पता नहीं था, उसमें मैथमेटिक्स का एक सेक्शन था, मतलब कोडिंग का पूरा सेक्शन था उसमें।
कोडिंग मतलब बायोलॉजी का कंप्यूटर वाला मैम, कोडिंग। बायोलॉजी का जूलॉजी नहीं आता है, सिर्फ बॉटनी आता है। मैं एजी का पेपर दिया था ना, बीएचयू का। अच्छा, तो अच्छा कोडिंग जो था ये हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज कोडिंग, नहीं नहीं मैम, वो जो था इफ रीजनिंग, उसको रीजनिंग बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। हाँ वही सब। अच्छा हाँ, वो तो रीजनिंग में आप लोग पढ़ोगे, वो मतलब हमारे भी क्लासेस दिया जाएंगे ना, रीजनिंग का क्लास शायद स्टार्ट भी हुआ होगा, मुझे नहीं पता है। तो रीजनिंग आप में ये सारे पढ़ोगे आप, कोडिंग डिकोडिंग सिलोजिज्म ये सब पढ़ोगे आप। तो एंट्रेंस में जो जो आता है उसके हिसाब से आपको पूरा प्रिपेयर किया जाएगा। ये बीएचयू में आता है। ओके अच्छा, सीमा क्लियर, राजीव, रुद्रा पूरा क्लियर, ब्रजेश्वर? यस मैम। ओके, तो क्लास अच्छा लगा बच्चों आपको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आज जाके से पढ़ना है, मैं ये फाइल शेयर कर